Jai Hind friends, coming to the next topic, ethnic conflict and democracy in श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। We have already seen that Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948। तो हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। बट इट फेस्ड ए सीरियस चैलेंज नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्की बट rather फ्रॉम ethnic conflict leading to the demand for secession by one of the regions। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी न ही राजतंत्र की थी। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। After its independence, politics in Sri Lanka, it was then known as Ceylon, was dominated by forces that represented the interest of the majority Sinhala community। तो आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन देशों सेलोन कहा जाता था। तो श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था। तो आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुत संख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा था। सिंहाली कम्युनिटीज़ का दबदबा था। दे वेर हॉस्टाइल टू द लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी जो एक बड़ी तमिल आबादी थी, उनके खिलाफ थे। सो दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और तमिलों का श्रीलंका में बसना आज़ादी होने के बाद भी जारी रहा। द सिन्हाला नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशंस टू तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू सिन्हाला पीपल ओनली। तो सिन्हली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिन्हली लोगों का है। The neglect of Tamil concerns led to militant Tamil nationalism। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। From 1983 onwards, the militant organization, the Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE), was fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka in pursuit of their demand for Tamil Elam separate country फॉर तमिलियंस ऑफ श्रीलंका। तो 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन है ना, उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम (LTTE) श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल एलम यानी तमिलों श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका वाज कंट्रोल्ड बाई LTTE। किसी समय में श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर LTTE का नियंत्रण था। द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन origin and there was considerable pressure from Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interests of the Tamil in Sri Lanka। तो श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी थी। भारत की तमिल जनता का भारत सरकार पर भारी दबाव था कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन तमिल क्वेश्चन। तो भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की। बट इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। तो लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल्स। तो भारत की सरकार ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना भेजा। Eventually, the Indian army got into fight with LTTE। आखिर में भारतीय सेना LTTE के साथ संघर्ष में फंस गई। The presence of Indian troops was also not liked by the Sri Lankans। और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया।
They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. तो श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है. So in 1989, the Indian peacekeeping force pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. So 1989 में भारत अपनी शांति सेना IPKF लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला लेती है. The Sri Lankan crisis continued to be violent. श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र बना रहा. However, international actors, particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland, tried to bring the warring groups back to negotiations. तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे. फाइनली द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड एज द LTT वाज वैंक्यूस्ड इन 2009. और अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में LTT को खत्म कर दिया गया. In spite of the conflict, Sri Lanka had registered considerable economic growth and recorded high levels of human development. तो संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है. श्रीलंका was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population, the first country in the region to liberalize the economy, and it has the highest per capita gross domestic product GDP for many years right through the civil war. जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है. दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया. गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है. सो डिस्पाइट द रैवेजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इट हैज़ मेंटेन्ड ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. अंदरूनी संघर्ष के झंझावतों को लेकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रखी है. तो ये टॉपिक भी समाप्त होता है दोस्तों.